अगले कुछ दिनों तक आरव अदिति के साथ रहा और फिर वो आलोक के साथ अलीबाग के लिए निकल गया। दिवाली का समय था और ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ का मौसम बहुत सुहावना था। सर, यहाँ तो पहले से इतने लोग आ चुके हैं। इनफैक्ट ये लोग तो अपनी छुट्टियां भी मना रहे हैं। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब। आरव ने अपनी नजरें दूर तक दौड़ाई। कोई वहाँ धूप सेक रहा था, कुछ लोग रेत से घर बना रहे थे, कुछ अपने इर्द गिर्द घूम रही लड़कियों को देख रहे थे, तो कई लोग ग्रुप्स बनाकर बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। आइलैंड में बहुत चहल पहल थी। आरव इनमें से ज्यादातर लोगों को जानता था। आलोक, इन्हें दूर से देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? यही कि लोग कितने अच्छे फैमिली से हैं। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी ये सभी एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं। ये लोग अभी जितने ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं उतना कोई कभी खुश नहीं हो सकता है। लेकिन अभी अगर यहाँ बिजनेस की बात शुरू हो जाएगी तो यही लोग एक दूसरे को मारने दौड़ेंगे। पावर के लिए एक दूसरे को किसी भी हद तक नीचा दिखा सकते हैं। आलोक ने हाँ में सिर हिलाया। आलोक, क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? नहीं। आलोक ने अपने चारों तरफ देखा। वो इस जगह को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो गया था। ये देखकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तो तुम्हें पूरे आइलैंड में एक बार घूम कर आना चाहिए। यहाँ बहुत सारे फन प्लेसेस हैं और अब तो तुम भी हमारी फैमिली का पार्ट हो, तो कोई तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं। आरव की बात सुनकर आलोक को अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गया नहीं। सर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है। मैं बेवजह यहाँ वहाँ नहीं घूम सकता हूँ। आरव सीरियस एक्सप्रेशंस लिए आलोक की तरफ मुड़ गया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है जो मैंने अब तक तुमसे पूछा नहीं है। कुछ दिनों बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, इसलिए मैं अपने डाउट्स अभी क्लियर करना चाहता हूँ। तुम शायद पंडित सरनेम वाली फैमिली से हो, है ना? तो फिर तुम्हारा सरनेम बेहरा कैसे हुआ? तुम्हारा पूरा नाम आलोक पंडित बेहरा है क्या? आरव की बात सुनकर आलोक बिल्कुल हैरान हो गया। वो कुछ बोलता इसके पहले आरव बोलने लगा। अगर तुम चाहो तो मुझे जवाब नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे जवाब देते हो और सच बताते हो तो बेटर होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा जो मुझसे सच छुपाता हो। आलोक के चेहरे पर हिचकिचाहट आ गई। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मेरा नाम आलोक पंडित बेहरा है, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। बाद में मेरा नाम बदल कर ये रखा गया था। मेरा ओरिजिनल नाम काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो जानना आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। आलोक को अपनी सच्चाई मानते हुए देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, कम से कम ये तो अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वैसे तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हारा मार्शल आर्ट टैलेंट बहुत यूनिक है। मैंने सुना है कि हमारी फैमिली के पास भी कुछ मार्शल आर्टिस्ट हैं। शायद तुम उनमें से एक हो, राइट? तो कहीं मेरी फैमिली ने तुम्हें मेरे पास इसलिए तो नहीं भेजा है ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको और मुझे प्रोटेक्ट भी कर सको? इस बार आलोक के चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आपने फिर से बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। इनफैक्ट मैं आज नहीं तो कल आपको ये सब बातें बताने ही वाला था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको मेरे बारे में ये बातें पहले से पता होंगी। आरव को ये बातें पहले से पता थी, लेकिन फिर भी आलोक को ये सब अपने मुंह से एडमिट करते हुए देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। वो दोनों की उम्र लगभग सेम थी, लेकिन आरव ने आलोक को असिस्टेंट बनने से पहले कभी नहीं देखा था। इसका साफ मतलब था कि अंबानी परिवार में कुछ चीजें बहुत खुफिया तरीके से होती थी, जिसकी सच्चाई के बारे में सालों साल किसी को खबर तक नहीं लगता था। आरव अभी आलोक से बात कर ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आरव, तुम भी आए हो? आवाज सुनकर आरव पीछे मुड़ा। सामने समर्थ मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आरव के पास आ गया। मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम यहाँ पर थे तो मुझे पहले दिखाई क्यों नहीं दिए? अरे भला तुम मेरे आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? आरव, तुम भी यार ज्यादा मत बनो। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी फेवरेट रीजन का जनरल मैनेजर बनने में तुम मेरी मदद करोगे, तो यही एनुअल मीटिंग ही उसकी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम और तुम्हारे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं तो जरूर मुझे सक्सेस मिल जाएगी। आने वाली एनुअल मीटिंग में क्या होने वाला था, समर्थ इस बात से बिल्कुल अनजान था, और वो बात टॉप सीक्रेट थी जिसे आरव, दशरथ जी और गौतम अंबानी जानते थे। आरव ने अपनी नाक को हल्का सा रगड़ा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फैमिली ने मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में भेज दिया है। अब इस पोजीशन पर रहकर मैं तुम्हारे लिए क्या ही लड़ूंगा। समर्थ को आरव के ट्रांसफर के बारे में पता था और इसी वजह से वो अपनी जीत को लेकर और भी ज्यादा श्योर था। इसके पहले वो हमेशा ही आरव को अपना कॉम्पिटिटर मानता आया था, और अब जब आरव ने ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था तो समर्थ के रास्ते से एक बड़ा कांटा हट गया था। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पापा तो कर सकते हैं ना। हम सभी को पता है कि तुम्हारे पापा काउंसिल के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। अच्छा, वैसे ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के बाद क्या तुम अभी भी एनुअल मीटिंग अटेंड कर पाओगे? शायद नहीं।
तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अंबानी फैमिली की एनुअल मीटिंग हमेशा से सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स की गैदरिंग के रूप में होती आई थी, जिसे वो साल में पार्टी के तौर पर सेलिब्रेट करते थे। इसके साथ ही उनके पावर में कुछ चेंजेस भी होता था और ऑडिट डिपार्टमेंट हमेशा से इससे दूर रहता आया था। तुम्हें पता है ना, मुझे कम चीजों के साथ सेटल करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ऑडिट डिपार्टमेंट में नहीं रहने वाला, तो ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जहां मैं अपना रोल स्विच करवा सकता हूँ। समर्थ ने आरब की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, सच में? तो इस बार शायद तुम्हारी ये सोच काम नहीं करेगी। खैर, तुम जब तक मेरे साथ किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए और तुम्हें एक अच्छा पोजीशन दिलाने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी समर्थ और आरब बातें कर रहे थे, तभी दूर से एक प्राइवेट प्लेन आयरलैंड पर उतरती हुई दिखाई दी। उसे उतरते हुए देखकर आइलैंड के अंदर से कई लग्जरी गाड़ियों का वहां आना शुरू हो गया। अंबानी परिवार के कुछ डायरेक्ट पर्सन इंचार्ज उस गेस्ट का वेलकम करने के लिए आ गए। ये देखकर आरब कंफ्यूज हो गया। ऐसा कौन आ रहा है जिसका वेलकम करने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं? इतना बड़ा सीन बना दिया इन लोगों ने। समर्थ के चेहरे पर इरिटेशन दिखाई देने लगी। और कौन हो सकता है? कुछ है ये। अब ये नॉर्थ का हेड बना बैठा है और ये लोग जो उसका वेलकम करने गए हैं ना, ये सभी लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। कुश प्राउडली अपने बालों को हवा में लहराते हुए प्लेन से नीचे उतरा। उसे देखकर कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। शायद इस फैमिली का अगला हेड कुश ही होगा। हाँ, इसकी पावर और स्टेटस को देखकर तो यही लगता है। आरब ने कुश के प्राइवेट प्लेन की तरफ देखा, तभी केबिन का दरवाजा खुला और फिर एक यंग लड़का सफेद सूट पहने बाहर निकला। वो केबिन के दरवाजे से आकर खड़ा हो गया और नीचे खड़ी भीड़ को देखने लगा। उसने अपना एक हाथ हवा में हिलाया और सबको हेलो कहा, जैसे कोई राजा अपनी एंट्री कर रहा हो। कुश को इतना शो ऑफ करते हुए देखकर आरब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी कुश की एंट्री अच्छी लगी थी। यह है तो हम यंग जनरेशन में से ही, लेकिन है कमाल का। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फैमिली का अगला लीडर बन सकता है? ये कहते हुए आरब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुश ने अपने प्लेन से ही आरब को देख लिया था, तभी आरब समर्थ की तरफ मुड़ गया। मैं इतने लंबे फ्लाइट के बाद थक गया हूँ, इसलिए मैं मसाज लेने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। तुम जाओ, मुझे कुछ और करना है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। आरब वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया और समर्थ कुश की तरफ आगे बढ़ गया। वो उससे मिलना चाहता था। इसकी स्टाइल देखकर मन तो नहीं कर रहा है कि इसको जाकर हेलो बोलूं, लेकिन कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ देर में कुश एक कार में बैठकर सीधे समर्थ के सामने आकर रुका। अभी तुम जिससे बातें कर रहे थे, क्या वो आरव था? समर्थ ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया। हाँ, वो आरव था। फैमिली ने उसके सामने जो शर्त रखी थी, वो शर्त वो जीत चुका है और अब हमारी फैमिली ने उसे ऑडिट डिपार्टमेंट में डाला है। समर्थ की बात सुनकर कुश ने अपने चिन को रब किया। ऑडिटर का यहाँ पर क्या काम? आरव ऑडिट डिपार्टमेंट की तरह बोरिंग जॉब के लिए हामी कैसे भर सकता है? समर्थ ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। उसे पावर की बहुत भूख है, शायद इसलिए वो यहाँ अपना नेटवर्क बनाने और अपना पोजीशन चेंज करने की कोशिश करने आया है। अच्छा, तो ये बात है। कुछ सोचने लगा और फिर मुस्कुराते हुए समर्थ की तरफ मुड़ गया। मैं अभी प्लेन से आया हूँ, थोड़ी देर जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। अगर तुम फ्री हो तो आज रात हम साथ में डिनर करते हैं, हमारी कुछ बातें भी हो जाएंगी। बिल्कुल, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम आज साथ में डिनर जरूर करेंगे। तुम जाओ, रेस्ट कर लो। समर्थ बड़ी स्माइल के साथ कुश को वहाँ से जाते हुए देखता रहा। कुश को अपनी नजरों के सामने से ओझल होते देखकर उसकी स्माइल गायब हो गई। ये तो काफी आगे बढ़ गया है, अब इसे रोकना मुश्किल होगा। शायद अब इसे तो आरव भी नहीं पकड़ सकता है। वैसे सीन देखने में बड़ा मजा आएगा जब ये और आरव जंगल के दो शेर की तरह लड़ रहे होंगे। समर्थ गहरी सोच में डूब गया था। वो कुछ दिन पहले ही आइलैंड पर आ गया था और कई रीजंस के हेड के साथ उसने अपना अच्छा कांटेक्ट बना लिया था। उन कांटेक्ट की मदद से वो अपनी मनचाही पोजीशन के लिए लड़ने वाला था। दूसरी तरफ यहाँ आने से पहले आरव ने किसी चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था और वो पूरी अंबानी फैमिली से अकेला लड़ने के लिए तैयार था।
उसके पीछे सपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैंने ऑलरेडी इतने सारे प्लान्स बना रखे हैं, फिर मुझे इतना अनईजी क्यों फील हो रहा है? आरव आलोक की तरफ मुड़ गया। आलोक, मैं मसाज सेंटर जा रहा हूँ, तुम्हें साथ आना है? नहीं, जब तक आप मसाज लेते हैं मैं आसपास घूम कर आ जाता हूँ। आरव ने हामी भरी और मसाज सेंटर आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात परेशान कर रही थी कि वो आलोक पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसका आदमी नहीं था। आरव अभी अपना मसाज करवा रहा था, तभी उसके कानों में कुश की आवाज सुनाई दी। आरव, तुम यहाँ इतने लंबे टाइम बाद? आरव, जो अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेटकर मसाज करवा रहा था, उसने अपनी आंखें खोली। सामने कुश बैठा था। आरव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब इतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, याद नहीं? 1 साल पहले ही तो हम मिले थे। कुश भी मसाज करवाने लेट गया। अरे तुम तो जवाब देने में पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। लास्ट टाइम तो हमारा बस सामना हुआ था, हम बातें कहाँ कर पाए थे, लेकिन इस बार हमारे पास अच्छा खासा टाइम है जो हम साथ में बिता सकते हैं, राइट? हमारे बीच बात करने जैसा क्या है? तुम तो आसमान को छुए जा रहे हो और मैं ठहरा एक मामूली सा डिप्टी मैनेजर, वो भी ऑडिट डिपार्टमेंट में। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर तुम भी बाकियों की तरह मुझे मक्खन लगाने लगे तो फिर तुम मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगोगे। तो मैं सच बताऊं तो हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार आरव जोर से हंसने लगा। अरे अरे, थैंक यू सो मच। कहीं तुम तो मुझे मक्खन नहीं लगा रहे हो ऐसी मीठी मीठी बातें करके? खैर, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। हम जैसे स्मार्ट लोगों के बीच सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हो, यही बेटर है। आरव, तुम्हें पता है मैं नॉर्थ इंडिया को हैंडल कर रहा हूँ। जल्दी मैं इंडिया की सबसे फेमस और पावरफुल फैमिली की बेटी दिव्यांका पटेल से शादी करने वाला हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर अंबानी परिवार में सबसे ज्यादा पावर मेरे पास ही होगा। वैसे मैंने सुना है कि 1 साल के अंदर ही तुमने जम्मू कश्मीर रीजन के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया है। मतलब तुम्हारे बिजनेस से हमारी फैमिली इम्प्रेस तो बहुत है। जो तुमने किया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस सिचुएशन में अगर तुम और मैं मिल जाते हैं तो पूरी फैमिली में हमारा बोलबाला होगा। इस एम्पायर पर सिर्फ हम दोनों का राज होगा। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुश उससे साथ आने की बात कर सकता था। क्या मतलब है तुम्हारा? हम एक साथ कैसे आ सकते हैं? नॉर्मली सभी को लगता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जो बस इंटरनल ऑडिट और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखता है, जिसका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ सबका यही मानना है कि इस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा पावर है नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये डिपार्टमेंट हमारी फैमिली का कोर डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट पर हमारी फैमिली के बड़ों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। आरव एक टक कुश के चेहरे को देख रहा था। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंबानी परिवार में वापस लौटते ही तुम ऑडिट डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड बन गए, जिससे साफ पता चलता है कि हमारे बड़े तुम पर कितना भरोसा करते हैं। अगर तुम मेरे राइट हैंड बन जाते हो और हमारी फैमिली में मेरी पोजीशन बढ़ाने में मेरी मदद करते हो तो मैं सीधे तुम्हारा साथ दूंगा। अंबानी परिवार में मेरे बाद तुम्हारी जगह होगी और सेकंड पोजीशन कोई बुरी नहीं होती। हजारों अंबानियों के ऊपर तुम राज करोगे। अब मेरी बात को आराम से बैठकर सोचो, फिर तुम जो भी डिसीजन लो मुझे इसके बारे में बता देना। आरव की आईब्रोज अप हो गई। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुश उससे ये बातें करेगा। वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया और मसाज कर रहे आदमी को हवा में हाथ हिलाकर वहाँ से जाने को कहा। कुश भी उठकर बैठ गया। अब वहाँ सिर्फ आरव और कुश रह गए थे। कुछ देर तक बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? तुम अंबानी एम्पायर पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो, वो भी अकेले। तुम ये सबको दिखा भी रहे हो और बता भी रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कुश कॉन्फिडेंस के साथ बैठा रहा और फिर कहा, अगर सबको मेरे एटीट्यूड से पता चल रहा है तो पता चलने दो, इसमें बुरा क्या है? हमारे सारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं। आज नहीं तो कल हम यंग जनरेशन को ही अपनी फैमिली की बागडोर संभालनी होगी। हाँ, यंग जनरेशन में और भी बहुत सारे लोग हैं जो काबिल हैं, लेकिन पैसे, पावर और टैलेंट का सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मुझे ही है ना। मेरे साथ कौन कंपटीशन करना चाहेगा? आरव ना चाहते हुए भी हंसने लगा। वो जोर से तालियां बजाने लगा। मतलब कहावत सही है कि 3 साल में आदमी बिल्कुल बदल सकता है। वैसे मुझे कहना पड़ेगा, तुम पहले से ज्यादा ब्रांड माइंडेड और एम्बिशियस हो गए हो। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी प्रपोजल में इंटरेस्ट तो है, लेकिन क्या? आरव अभी भी मुस्कुरा रहा था। दूसरी पोजीशन भी बुरी नहीं है, इनफैक्ट हजारों के ऊपर है।
मैं भले ही सबसे ऊपर राज करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे नीचे काम नहीं करना है। एक काम करते हैं, हम अपनी अपनी जगह स्विच कर लेते हैं। मैं टॉप पर रहता हूं और तुम मेरे राइट हैंड बन जाना। कुश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से आरव को देखने लगा। आरव, मुझे अच्छे से पता है कि तुम एरोगेंट हो, लेकिन तुम मुझे नीची नजरों से देखो। यह हक अभी तुम्हारे पास नहीं है। तुम ये बताओ कि अभी तुम्हारा स्टेटस क्या है? अरे तुम्हारे पास तो हमारी फैमिली की पावर भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। आरव और कुश दोनों ही अंबानी परिवार के यंग जनरेशन के चमकते हुए सितारे थे। बचपन से ही दोनों के बीच लगातार कंपटीशन होता आ रहा था, लेकिन ज्यादातर टाइम आरव कुश से जीतता आया था और इसी वजह से दोनों के बीच बचपन से ही कंपटीशन और एक दूसरे को हराने की ललक थी। पिछले सालों में जब आरव फैमिली से दूर था, तब कुश ने अंबानी परिवार के बीच अपना धौंस भी जमा लिया था। वो हमेशा से यही चाहता था कि आरव उसके सामने घुटने टेक दे। कुश, तुम तो अभी भी नहीं बदले। तुम मजाक को मजाक की तरह नहीं ले सकते हो क्या? कुश के चेहरे का रंग और भी ज्यादा डार्क हो गया। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं अंबानी फैमिली में हूँ, तब तक तुम यहाँ अपनी जगह कभी नहीं बना पाओगे। तुम्हें मेरी बात पर अभी भरोसा नहीं हो रहा है ना? ठीक है, वेट करो और फिर देखते जाओ क्या होता है। ये कहकर कुश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े पहन लिए और आरव को घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरव के एक्सप्रेशंस भी सीरियस हो गए। ये तो पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। लगता है जब मैं यहाँ नहीं था तब इसे रियलिटी चेक देने के लिए लोग कम पड़ गए थे। खैर, जब इसे हमारी फैमिली रिफॉर्म प्रपोजल के बारे में पता चलेगा, तब इसका रिएक्शन देखने लायक होगा। आरव को अंदाजा था जब चेंजेस की बात उठेगी तो हर कोई उस आइडिया को अपोज करेगा, क्योंकि इस फैमिली बिजनेस रिफॉर्म के बाद सबके पावर और अथॉरिटी में भी चेंजेस आने वाले थे। आरव ने मसाज ली और फिर रेस्ट करने चला गया। शाम तक वो अपने रूम में ही सो रहा था। रात को 9 बजे किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। आरव ने अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोला। सामने अमीश जी खड़े थे। पापा, आप यहाँ? आरव अमीश जी के सामने से हट गया। अमीश जी रूम के अंदर आ गए। मैं यहाँ? आरव, तुम सुबह से यहाँ आए हुए हो, तुम्हें कम से कम मुझसे आकर मिलना तो चाहिए था। लेकिन नहीं, महाराज इंतजार कर रहे थे कि उनके सेनापति खुद उनके पास आ ही जाएंगे, राइट? अमीश जी के ताने को सुनकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। ट्रैवल करके मैं बहुत थक गया था पापा, और इसी वजह से मुझे नींद आ गई। लेकिन मैं आपसे कल मिलने आने वाला था। ठीक है, अब बहाने बनाना बंद करो। अमीश जी को दशरथ जी ने मना किया था कि वो एनुअल मीटिंग में आरव की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और इसलिए उन्हें आरव की फिक्र हो रही थी और वो आरव से मिलने आ गए। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे अकेले में बात की थी। वो चाहते हैं कि मैं ये मीटिंग अटेंड ना करूं, क्योंकि शायद मीटिंग में तुम्हारे लिए कुछ चीजें सही नहीं है और मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है, और इसलिए मैं यहाँ आया। आरव और अमीश जी ने एक दूसरे को देखा। आरव समझ गया कि अमीश जी बहुत ज्यादा परेशान थे। पापा, मैंने भी दादाजी से बात की थी। फैमिली रिफॉर्म में अगर मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो भी वो बदले में मुझे अच्छा कंपनसेशन देंगे। तो आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मीटिंग में मेरे लिए कुछ कहने की जरूरत है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाना। अमीश जी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वियर्ड एक्सप्रेशंस थे। हमारी फैमिली ऐसी सिचुएशन में आकर खड़ी हो गई है जहां रिफॉर्म ही हमें बचा सकता है। अब प्रमिला की फैमिली को ही देख लो। उसकी देसाई फैमिली हमसे जुड़े होने के बहाने हमारा बहुत फायदा उठा रही थी। तुम्हारी माँ और भाई की वजह से मैं देसाई फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा था। जब हमारी शादी हुई थी तब हमने सोचा था इससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अब तो ये हमारे गले का फंदा बन चुका है। वो बस मौके की तलाश में है कि कब हमारे एम्पायर में घुस सके। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे और उनके बीच में एक बाउंड्री सेट हो जाए। सारे फाइनेंशियल कनेक्शंस तोड़ दिए जाएं, लेकिन इतनी आसानी से वो लोग इसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ये भी हमें पता है। अमीश जी आरव को समझाए जा रहे थे और उनकी बातों से उनकी परेशानी साफ झलक रही थी। वो ज्यादा परेशान ना हो इसलिए आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप इतना क्यों बता रहे हैं?
वैसे भी मुझे तो यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता, और ये बात मेरे लिए नई नहीं है। और इससे मेरा एक फायदा ही है कि मैं चीजों को क्लियर कट करके सबको उनके मुंह पर बोल पाऊंगा। और फिर पिछले कई सालों से मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो अगर मुझे ये लोग अंबानी परिवार से निकाल भी देते हैं तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक मस्त लाइफ एंजॉय करूंगा। आरव की लास्ट सेंटेंस सुनकर अमीश जी ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर अब जाकर मुस्कुराहट आई थी। किसी ऐसे का साथ अगर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए मिल जाता जो तुमसे प्यार करता है, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। पहले तो मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने रिलैक्स हो। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं बेकार में ही तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था। खैर, अब रात काफी हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। ये कहकर अमीश जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और वहाँ से निकल गए। आरव और उनके बीच की बातचीत हमेशा ही इसी तरह छोटी और टू द पॉइंट होती थी। 2 दिन बाद ही दिवाली की रात थी। शाम 9 बजे सब टाइम से पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे। आज यहाँ मीटिंग भी होनी थी। इस बार की मीटिंग हर बार से थोड़ी अलग नहीं लग रही है। हाँ, हर बार तो यहाँ बहुत सारे खाने के स्टॉल्स होते थे, वाइन्स होती थी, नाच गाना हो रहा होता था, लेकिन इस बार देखो इतना रूखा सूखा। बस एक हॉल बना दिया है, हर जगह बस टेबल्स और कुर्सियां ही लगी हुई हैं, और कुर्सियां भी देखो 1000 से ज्यादा हैं। आरव जो टाइम से हॉल में पहुंच चुका था, वो अपने आसपास ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बेटर होगा कि हम सभी जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये कहते हुए आरव शान से चलते हुए हॉल के बीचों बीच आ गया, जहां उसके नाम की टेबल थी। वहां वो चेयर पर बैठ गया। आरव के वहां बैठते ही दूर तक खड़े लोग मुड़ कर उसे देखने लगे। ये आरव तो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में है ना, ये इस साल की मीटिंग अटेंड क्यों कर रहा है? अरे वो छोड़ो, ये तो सीनियर ऑफिसर्स की सीट पर बैठा हुआ है, कहीं किसी ने गलती से तो इसका नाम वहां पर नहीं डाल दिया है। आरव अभी बैठा ही था, तभी उसके सामने हर्षद आकर खड़ा हो गया। आरव, तुम्हें आज की मीटिंग अटेंड करने की परमिशन किसने दी? और तुम हमारे लेवल की टेबल पर क्यों बैठे हुए हो? क्या यही जगह है तुम्हारे बैठने की? आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के हर्षद को देखा। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां बैठूंगा। वैसे भी ये टेबल मेरे लिए मेरी फैमिली ने अरेंज किया है, तो यहाँ आपके किसी भी कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हर्षद ने गुस्से से एक मुक्का टेबल पर दे मारा और आरव को घूरते हुए देखा। बदतमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है। अमीश, ऐसी परवरिश दिया आपने अपने बेटे को कि वो खुलेआम बड़ों की इंसल्ट करे? अमीश जी, जिन्होंने अपने हाथ में रेड वाइन की एक ग्लास पकड़ी हुई थी, उन्होंने कैजुअल वे में हर्षद को देखा। अब मैंने अपने बेटे को जैसी भी परवरिश दी हो, आपके बेटे से तो बेटर ही है ये। एटलीस्ट मेरा बेटा अपने ही लोगों के पीठ पर छुरा तो नहीं भोंकता। हर्षद के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तुम्हारी हर्षद अपनी बात आगे कहता, उससे पहले ही वहाँ खड़े ओम अंबानी ने खांसते हुए उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बस बहुत हुआ, आज हमारी फैमिली की एनुअल मीटिंग है, हम सबको खुश होना चाहिए और यहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। आज अगर किसी ने भी अपनी तरफ से तमाशा किया और उसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई, तो मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। हर्षद गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन ओम की धमकी के बाद वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। गुस्से के घूंट पीकर वो अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन वो आरव की तरफ अब भी गुस्से से घूर रहा था। पूरे हॉल में बैठे हुए लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। हमारे घर के हेड आ चुके हैं। अनाउंसमेंट के साथ ही दशरथ अंबानी अपने शाही कुर्ते और धोती को पहने हुए शान से हॉल के बीचों बीच आने लगे। उन्हें देखते ही हॉल में बैठी भीड़ रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ गए जहां आरव और बाकी सब बैठे हुए थे, और सबसे बीच की टेबल के पास जाकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए अपने चारों तरफ देखा। आप सभी कैसे हैं? बिना एक पल की देरी किए एक साथ कई आवाज सुनाई दी। नमस्ते दादाजी। दशरथ ने अपना हाथ हवा में हिलाकर इशारा किया। आप सभी प्लीज बैठ जाइए। दशरथ जी के ये कहने के बाद धीरे धीरे कर सभी अपनी जगह पर बैठ गए। दशरथ जी ने आरव की तरफ देखा।
आज अंबानी परिवार के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज साल की वो मीटिंग है जहां हम हर बार मिलकर कुछ बड़े चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस साल की ये पार्टी बाकी सालों से अलग है। भीड़ में दशरथ जी के उम्र का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने हामी में सिर हिलाया। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। इस साल का अरेंजमेंट बहुत फीका है। शायद ये इंतजाम हमारे जैसे किसी बूढ़े ने किया है। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। इस साल ये सब कुछ मैंने इंतजाम किया है ताकि हम सब यहाँ इकट्ठा होकर सिर्फ खाना खाने के बजाय कुछ जरूरी बातों पर डिस्कस कर सके। दशरथ जी ये कहते हुए वहाँ खड़े वेटर्स की तरफ मुड़ गए। आप सभी खाना लगा दीजिए। दशरथ के ये कहते ही वेटर्स एक के बाद एक इंडियन डिशेस टेबल पर सर्व करने लगे। आप सभी ये मीठा पान जरूर खाना। आज के दिन मीठा पान खाना हमारे घर की परंपरा है। सामने कुछ दूरी पर बैठा हर्षद अपनी जगह से उठकर दशरथ जी के सामने आ गया। फैमिली हेड, मैं आपके लिए पान बना देता हूँ। दशरथ ने हामी में सिर हिलाया और हर्षद उनके लिए पान बनाने लगा। उसने पहला पान दशरथ जी को दिया और फिर दूसरा पान उस बूढ़े आदमी को दिया जो कुछ देर पहले खड़ा हुआ था, और फिर बाकी के पान बनाकर वहाँ बैठे सबसे हायर रैंक के मेंबर्स में बांट दिया। सबको पान बांटने के बाद जानबूझकर उसने एक पान प्लेट में छोड़ दिया। फिर वो आरव की तरफ मुड़ गया। आरव, आई एम सॉरी, ये बस आखिरी पीस ही रह गया है। आई होप तुम इसे छोड़ा हुआ नहीं समझकर आराम से खा लोगे। आरव ने घूरते हुए हर्षद को देखा। वो समझ गया कि हर्षद उसकी इंसल्ट करने के लिए ये कर रहा था। अंबानी परिवार में आखिरी पान को कोई भी नहीं खाता था, और जो इसे खाता था उसे सब थोड़ी नीची नजरों से देखते थे। आरव ने उस पान को उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी वहाँ बैठे यंगर जनरेशन की भीड़ से एक आवाज आई। ओए आरव, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे खाना कैसे है? या ये सोच रहे हो कि तुम्हें हर बार छोड़ी हुई चीज ही क्यों मिलती है? उस लड़के की बात सुनकर बाकी के हम उम्र लड़के जोर से हंसने लगे। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मैं बस पान को चेक कर रहा हूँ और इसे देखकर मेरे दिल में एक टीस उठ रही है। समर्थ ने कंफ्यूजन के साथ आरव की तरफ देखा। आरव, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ सोच कर बोलो, इतने लोगों के बीच में बैठे हो। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरे दिल में टीस क्यों उठ रही है? आरव ने ये कहते हुए समर्थ को एक टक देखा। आरव के सीक्रेट एक्सप्रेशन देखकर समर्थ हड़बड़ाकर चुप हो गया। हर्षद ने इरिटेट होकर आरव को देखा। आरव, ये बस एक पान है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो सीधे मना कर दो। इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? हमारे लिए ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है। आरव हर्षद की तरफ मुड़ गया और उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए हामी में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हैं। आप लोगों को यहाँ आराम से पान खाते हुए देखकर मुझे दर्द हो रहा है। हर्षद कंफ्यूज होकर आरव को देखने लगा। आरव को इतने लोगों के सामने इस तरह की बातें करते हुए देखकर उसे जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। आरव, क्या तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है? इस तरह भीड़ में तुम अपने बड़ों की इंसल्ट कर रहे हो। आरव फिर से हर्षद की तरफ मुड़ गया। अरे नहीं, कोई ड्रिंक नहीं किया है मैंने। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। शराब को हाथ भी नहीं लगाया मैंने। इनफैक्ट यहाँ बैठा हर आदमी नशे में धुत है। सिर्फ मैं हूँ जो पूरे होश हवास में हूँ। वैसे हमारी फैमिली का सही है, चारों तरफ से बैंड बजा रखा है सबने, लेकिन यहाँ आराम से बैठकर पार्टियां हो रही हैं। आरव की बात सुनकर ओम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। आरव, शायद आज के लिए तुमने बहुत तमाशा बना लिया। अगर इसी तरह तुमने अपनी बकवास जारी रखी तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। आरव ने धीरे से अपना सिर उठाकर वहाँ बैठे दशरथ जी की तरफ देखा। दशरथ जी शांत होकर आरव को देख रहे थे, जैसे आरव को अप्रूवल दे रहे हो कि वो अपनी बकवास जारी रखे। अरे किसने कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ? यहाँ किसकी हिम्मत है जो मुझे सच बोलने से रोकेगा? कुछ दूरी पर बैठा कुश आरव की परफॉर्मेंस देख रहा था। उसे आरव की इंटेंशन बिल्कुल भी पता नहीं थी, लेकिन आरव को इस तरह बदतमीजी करते हुए देखकर वो बहुत खुश हो गया। ये तो मुझे भी जानना है कि आरव का दिल क्यों टूटा है। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हम सभी नशे में धुत हैं और ये एक साफ सुथरा है। आरव, तुम क्या खुद को कोई महाराज समझते हो कि हम तुम्हें एंटरटेन करें? यहाँ हम दिवाली नाइट सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तुम्हारी सर्कस देखने के लिए नहीं। वहाँ जितने भी कुश के साथ ही बैठे थे सब ठहाके मार कर हंसने लगे। आरव को उनकी हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है कुश, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। कहानी यह है कि कुछ दिनों पहले मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर बनाकर भेजा गया था। जब मैं वहां गया तो मैंने पूरे दिल से दिन रात बहुत मेहनत की।
मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। मैंने पिछले 4 सालों का सारा ऑडिट रिपोर्ट फिर से चेक किया, क्योंकि तब तो मैं यहां पर था ही नहीं और मुझे यहां का कुछ पता भी नहीं था। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि पिछले 4 सालों में पूरी फैमिली बिजनेस का प्रॉफिट भयानक तरीके से बस गिरता गया है। पिछले 3 सालों में इंडस्ट्री की प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ पर आ गया है। आरव की बात सुनकर वहाँ का माहौल बिल्कुल सीरियस हो गया। सब एकदम चुप हो गए। फैमिली बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है ये बात सबको पता थी, लेकिन सारे बिजनेस को मिलाकर इतना बड़ा नुकसान हुआ है ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। आरव ने सबके चेहरे को पढ़ते हुए तेज आवाज में पूछा, मेरे दिल में यही दर्द छुपा हुआ था, लेकिन क्या आप लोगों को इस बात की फिक्र भी है